स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल तो अक्षय अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1। आप सब जानते हैं हमारी क्लास 12 की सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पहले 11th क्लास में हुआ करती थी, लेकिन अब सिलेबस चेंज होने के कारण वो 12th में आ गई है। तो देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमें अपने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना है। इकोनॉमी की हम अभी की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी कब की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम की, यानी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे और उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसकी क्या कंडीशन थी, ये हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ कि हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टार्टिंग में कैसी थी और किस किस कंट्रीज ने आकर हमारी इंडियन इकोनॉमी पे रूल किया। देखो आप सब जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया मीन्स उसको क्यों सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि उसके हमारी इंडियन इकोनॉमी के पास, हमारे इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिसोर्सेज थे जो बाकी किसी कंट्री के पास नहीं थे, और प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट भी हमारे इंडिया का बहुत अच्छा था, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा गया। तो इसीलिए ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। हमारे इंडियन लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, वो अनएजुकेटेड और अनअवेयर होने के कारण उन पर रूल किया गया। ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक इंडिया पर रूल किया और आफ्टर 200 ईयर 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। ब्रिटेन ने इंडिया पर रूल किया, उस रूल करने की वजह से हमारे इंडिया को क्या क्या फेस करना पड़ा। फर्स्ट टॉपिक हमने करना है इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। अब ये वर्ड आपको कुछ नया सा लग रहा होगा, पहले कभी शायद आपने ना सुना हो। कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड किस चीज को कहते हैं, देखो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। कॉलोनियल मीन्स इट इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ये दो कंट्री के बीच में ऐसा पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है जिसमें वन इज द रूलर एंड अदर इज द कॉलोनी। दो कंट्री के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक कंट्री तो रूलर होगी और दूसरी कॉलोनी होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसको मानते हैं ब्रिटेन और ये है हमारा इंडिया। ब्रिटेन था रूलर और इंडिया था कॉलोनी। ब्रिटेन पे आकर इंडिया पे रूल किया, इंडिया को अपना गुलाम बनाया, इंडिया पे शासन किया। तो ब्रिटेन कौन हो गया, रूलर, जो रूल कर रहा था। और किस पर रूल किया, इंडिया पे। ये देखो छोटी सी इंडिया है, इसको डोमिनेट कर रहा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने इंडिया पे रूल किया, तो कॉलोनी हमारी इंडिया हो गई और रूलर कौन हो गया, ब्रिटेन। तो उस टाइम पीरियड पे जब इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था, उससे पहले, गुलामी से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था। तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड, गुलामी से पहले, जब ब्रिटेन ने इंडिया पे गुलाम करना स्टार्ट किया था, उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था। देखिए फर्स्ट इज प्रोस्पेरस इकोनॉमी। ब्रिटेन के रूल करने से पहले हमारी इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, यानी खुद पर निर्भर। वो किसी पर निर्भर नहीं थी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। अपने सारे रिसोर्सेज खुद ही वो प्रोड्यूस करके खुद ही उसकी कंजम्पशन करते थे। हम किसी भी चीज पर डिपेंडेंट या किसी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं थे। कब की बात हो रही है, ये कॉलोनियल पीरियड के पहले की बात। तो इंडिया कैसी थी, प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, यानी सेल्फ डिपेंडेंट। कॉलोनियल पीरियड से पहले इंडिया किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट थी हर चीज में। एंड द सेकेंड पॉइंट इज एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन वर्ड कहां से जनरेट हुआ है, एग्रीकल्चर से। एज यू ऑल नो हमारे इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन किसको कंसिडर किया जाता है, एग्रीकल्चर को, और 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी उस टाइम पे। तो देखिए 2/3 पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। कॉलोनियल पीरियड से पहले हमारी कंट्री, हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। बाकी जो पार्ट है 1/3 पार्ट वो
सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वगैरह पे और टर्शरी सर्विसेज पे डिपेंडेंट था। 2/3 पार्ट किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया इज वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट आपको समझ में आता है, हाथ से किए हुए काम में हमारी इंडिया बहुत फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी। इंडिया में जो हाथ से सामान बनाया जाता था वो पूरी वर्ल्ड में फेमस था, पूरे वर्ल्ड में बिकता था। पूरे वर्ल्ड में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सामान है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, स्टोन, जूट, मतलब हाथ से बनाई हुई चीजें हमारी बहुत फेमस थी। यहाँ के जो कलाकार थे वो इतने बारीकी से काम करते थे कि पूरे वर्ल्ड को हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पसंद आता था। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे कि कॉलोनियल पीरियड से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। फर्स्ट, प्रोस्पेरस थी, यानी किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। सेकंड, एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे एंगेज थी। और थर्ड वन इज वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो वर्ल्ड वाइड हमारी फेमस थी। ठीक है, कॉलोनियल हमने समझ लिया कॉलोनियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था। तो देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी होगी? हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने कॉलोनी सेटअप करी, जिन्होंने रूल करा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको हम बोलेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वर कंसर्न विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अब जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, हमें गुलाम बनाया था, उसका उनका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस था कि वो अपनी खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, वो अपना फायदा करना चाहते थे कि हमारी कंट्री फ्लरिश हो। अपने फायदे के लिए उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। दे ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे रॉ मटेरियल्स को यूज करा, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी में और अबेंडेंस में थे, लो प्राइस पर मिलते थे, तो हमारे रॉ मटेरियल को यूज किया। एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और हमारे से रॉ मटेरियल लेके, चीप प्राइसेस पे रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन में ले जाकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वो हमें ही एक्सपोर्ट कर देते थे। यानी रॉ मटेरियल भी हमसे ले लिया चीप प्राइसेस पे, फिर वहां पर ब्रिटेन में जाकर मशीन मेड गुड्स बनाए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी एज कम्पेयर टू हैंडमेड गुड्स। तो हमसे रॉ मटेरियल लेके हमें ही महंगे प्राइसेस पे वो फिनिश गुड्स देते थे। देखो एग्जांपल की तो मैं समझाती हूँ आप लोगों को। देखिए, इंडिया है और ये है ब्रिटेन। इंडिया से क्या ले जाते थे? रॉ मटेरियल एट चीप प्राइस। इंडिया पर रॉ मटेरियल ले गए सस्ते दामों पर, और बदले में जो रॉ मटेरियल लेके उसका फिनिश गुड्स बना दिया। मतलब इंडिया से क्या ले लिया? रॉ मटेरियल। इंडिया से रॉ मटेरियल लेके ब्रिटेन में वो रॉ मटेरियल ले गए और उसका मशीन का यूज करके मशीन मेड गुड्स, फिनिश गुड्स बना दिए, और उन्हीं फिनिश गुड्स के एट हाई प्राइस, हमसे चीप प्राइस में रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स बना के वो फिनिश गुड्स वो हमें ही बेचते थे और हायर प्राइसेस पर बेचते थे। तो इसको बोलते हैं डबल एक्सप्लॉयटेशन। एक तो हमसे सस्ते दामों में रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और हमें ही वो महंगे दामों पर अपना फिनिश गुड्स बेच रहे हैं। तो देखा आपने कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया पे रूल करते थे, हमारे ही रॉ मटेरियल चीप प्राइसेस पर लेकर हमें वो फिनिश गुड्स में बेचते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट करते थे। दोनों टॉपिक आपको क्लियरली समझ आए होंगे। हमारी इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड कैसी थी? प्रोस्पेरस थी, एग्रेरियन, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी सब कुछ पॉजिटिव था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने आके रूल करा तो आपने देखा होगा कैसे हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। तो बिफोर वाला भी हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया 1 बाय 1, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ लिया? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारा कैसा था। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए, हम देखो चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था। अब इस स्टेटस को हम डिफरेंट सेक्टर्स पे पढ़ेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स पर हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स पर क्या स्टेटस था।
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, इन सभी सेक्टर को वन बाय वन हमें समझना है। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। During the British rule, the condition of Indian agriculture was not at all satisfactory. ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, यानी बहुत बुरी थी। देखिए कैसे बुरी थी। नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। टोटल पॉपुलेशन का 85% विलेजेस में यानी गांव में रहता था। एंड वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी और उसमें भी लगभग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पाइट द लार्ज पॉपुलेशन engaged in agriculture, the economy was still not self-sufficient in food. मतलब टोटल पॉपुलेशन का 85% पार्ट एग्रीकल्चर में एंगेज होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी को पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा था। देखो यहाँ पर लिखा है स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, मतलब भरपूर खाना भी नहीं मिल पा रहा था। मतलब इतने सारे लोग 85% पॉपुलेशन में से मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में ही एंगेज है, उसके बावजूद भी इनको भरपेट भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा था। अब क्या रीजन है इसके पीछे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर। स्टेग्नेशन मीन्स स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, यानी एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो रुकी हुई है। मतलब जैसे ग्रोथ होती है अब जाता है, वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टेबल। तो क्या बोलेंगे हम उसको, स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन होने के क्या कारण है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट रीजन इज लैंड रिफॉर्म सिस्टम। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, आपके एसएसटी 9th 10th में लैंड रिफॉर्म सिस्टम, आपने जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रौतवारी सिस्टम, इन सबको पढ़ा होगा। अब हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए लैंड रिफॉर्म सिस्टम में क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, देखो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ये है हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये है कोई जमींदार, ये भी इंडियन है, और ये है हमारा टिलर। टिलर मतलब किसान हम कह सकते हैं जो खेत पर काम कर रहा है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जमींदार को कहती थी कि आप टिलर्स की लैंड आप लोग कब्जा कर लो उनकी लैंड पर, और उनको बोलो कि आप काम आपको इस लैंड पर करना है। कब्जा किन्होंने कर लिया, जमींदार्स ने कर लिया। इनके पास टिलर्स के पास जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पर जमींदार्स ने कब्जा कर दिया, और जमींदार्स क्या कहते थे कि आप इस फील्ड पर, इस लैंड पर अपनी खेती बाड़ी तो कर लो, लेकिन जो भी आपकी प्रोडक्शन आएगी उस पर सर्टेन टैक्स आपको हमें पे करना होगा। लेट सपोज टिलर ने 10,000 kgs वीट प्रोड्यूस करी है, तो जमींदार इसका 1/11 पार्ट लेते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको 10/11 पार्ट देना होता था। जमींदार ने जितनी प्रोडक्शन करी उसका 1/11 पार्ट जमींदार लेते थे और ब्रिटिशर्स को 10/11 पार्ट देते थे। तो ऐसा करने के लिए जमींदार को कौन मजबूर करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को मजबूर करती थी कि आप टेलर से उनकी जमीन ले लो, उनको उन पे प्रोडक्शन करने के लिए अलाउ कर दो और उनसे आपको टैक्स रिसीव करना है, और वो टैक्स रिसीव करके टैक्स का मेजर पोर्शन आपको हमें देना है और कुछ पोर्शन एज अ कमीशन आप रख लेना। तो देखिए डिटेल में पढ़ते हैं इसको कैसे क्या है जमींदारी सिस्टम में। प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। जो भी प्रॉफिट मिलता था एग्रीकल्चर लैंड पे टिलर्स को, जो भी प्रॉफिट मिलता था वो कौन ले लेते थे, जमींदार। किस फॉर्म में, लगान की फॉर्म में। लगान क्या होता है, टैक्स को लगान कहते हैं। अब आपने लगान मूवी देखी होगी, आमिर खान की लगान मूवी, उसमें आमिर खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया की वो स्टोरी है, मतलब फिल्म बनी हुई है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उन इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे कि हमें आप लोगों को टैक्स पे करना है। तो आमिर खान ने इसलिए वो मैच खेला था और आमिर खान उस मैच में जीत गया, तो 2 years का टैक्स उनको माफ कर दिया गया। तो लगान यानी
टैक्स लिया जाता था उनकी प्रोडक्शन पर। नेक्स्ट, डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग लगान वर ऑल्सो फिक्स्ड, और लगान पे करने की डेट भी फिक्स कर दी जाती थी कि आपको इस सर्टेन डेट तक हमें ये टैक्स और लगान पे करना है। फेलिंग विच द जमींदार्स वुड लॉस देयर राइट्स, अगर जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे यानी टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनसे उनका हिस्सा, उनसे उनका हक छीन लिया जाता था। और फार्मर्स को टैक्स पे करना ही पड़ता था, चाहे उनकी किसी ईयर में प्रोडक्शन हो या ना हो, उनको फिर भी ये टैक्स पे करना पड़ता था। लेट सपोज कि किसी ईयर में फार्मर्स की जीरो प्रोडक्शन हुई, मान लो कि बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, उसके कारण से प्रोडक्शन नहीं हो पाई, फिर भी फार्मर्स को इनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब फार्मर्स बेचारे टैक्स कहाँ से लेकर आए, उनके पास प्रोडक्शन तो हुई नहीं, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े साहूकार के पास जाते थे, उनसे लोन लेते थे और उस अमाउंट से ही जमींदार को टैक्स पे करते थे। इससे क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो डेट ट्रैप में आ जाते थे, यानी एक जाल में फंस जाते थे, क्योंकि उधर उन्होंने साहूकार से लोन ले रखा है और उनको टैक्स पे करना पड़ता था, और नेक्स्ट ईयर का भी कोई भरोसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी या नहीं होगी, इसीलिए उनकी प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती थी और उन्होंने लोन ले रखा था साहूकारों से टैक्स पे करने के लिए। इस वजह से जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो डेट ट्रैप में आ गए थे। अब देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन का फर्स्ट रीजन हमने देखा जमींदारी सिस्टम, सेकंड क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का वर्ड मतलब क्या होता है, जहां पर भी वर्ड आ जाए कमर्शियलाइजेशन मींस रिलेटेड टू मनी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। देखो हम क्रॉप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी कैश क्रॉप्स, दूसरी होती है फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स के एग्जांपल देख लेते हैं। कैश क्रॉप सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिगो, जूट, कॉटन। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको मार्केट में सोल्ड करके, मार्केट में सेल करके बहुत ज्यादा बेनिफिट जनरेट होता था। ऑन द अदर हैंड फूड क्रॉप्स यानी वीट, राइस एटसेट्रा। तो कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती थी, जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम तो कर नहीं सकते, इंडिगो, जूट, कॉटन, इनका इंपॉर्टेंस तो है बट हम इनको खाने के लिए, अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। इनका मेन पर्पस क्या है कि जब हम इनको मार्केट में सेल करेंगे तो हमें कैश जनरेट होगा। ऑन द अदर हैंड फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो वीट, राइस एटसेट्रा, जिनको अगर हम ग्रो करें तो फार्मर्स उनको खा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप अपनी लैंड पर फूड क्रॉप्स ना ग्रो करके कैश क्रॉप्स ग्रो करो, यानी इंडिगो, जूट, कॉटन ग्रो करो। और इंडिगो के एक सबसे बड़े लिमिटेशन क्या है कि अगर किसी फार्मर ने अपनी लैंड पे इंडिगो ग्रो कर लिया तो वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी काफी टाइम के लिए, यानी अगर इंडिगो ग्रो कर लिया तो उसके काफी टाइम तक फार्मर और कोई क्रॉप जैसे वीट, राइस एटसेट्रा ये ग्रो नहीं कर सकता था। तो ये लिमिटेशन था कि अगर इंडिगो, जूट वगैरह ग्रो करते हैं, मेनली इंडिगो, तो उसका लिमिटेशन था कि अगर इंडिगो प्रोड्यूस करा तो काफी टाइम तक हम वो जो लैंड है इनफर्टाइल हो जाएगी और हम फूड क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब फूड क्रॉप ग्रो करने पे फार्मर्स को क्या बेनिफिट था, फूड क्रॉप ग्रो करके फार्मर्स उनको सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, मतलब अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कैश क्रॉप को ग्रो करके फार्मर्स का कोई फायदा नहीं था, कैश क्रॉप को ग्रो करके ब्रिटिशर्स का बेनिफिट था। तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे कि ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास खाने के लिए कोई क्रॉप नहीं होती थी। एंड थर्ड पॉइंट इज, थर्ड रीजन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो इंडियन इकोनॉमी क्या है, पूरी थ्योरेटिकल है, इसे हमें लर्न नहीं करना, लर्न करने से पहले समझना है। अगर हम इसको क्लियरली समझ लेंगे तभी हम इसको इजिली लर्न कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी पूरे लेक्चर में कि आपको कंसेप्ट को थ्योरी स्टोरी वाइज समझाऊं और एग्जांपल्स या फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाऊं, जिससे आपको कंसेप्ट इजीली लर्न हो जाए और मेमोराइज हो जाए, जिससे आपको लर्न करने में इजी होगा। तो नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन का एक थर्ड रीजन है कि प्रोडक्टिविटी जो थी वो लो लेवल थी। प्रोडक्टिविटी क्या रीजन है प्रोडक्टिविटी लो होने का, एक तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी जो थी वो काफी लो थी, फार्मर्स मशीन्स वगैरह के बारे में अवेयर नहीं थे, उनको गुड क्वालिटी के सीड्स के बारे में भी नहीं पता था, वो लैंड को फर्टाइल करने के लिए बैल का यूज करते थे, मशीन्स का यूज नहीं करते थे, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी लो होती थी।
नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन वर्ड का मीनिंग आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इरिगेशन का हिंदी मीनिंग है सिंचाई करना, यानी पानी देने की फैसिलिटी प्लांट्स को। तो जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटी थी वो भी बहुत पुअर थी। फार्मर्स को रेन के ऊपर डिपेंडेंट होना होता था इरिगेशन के लिए, कि अगर रेन आएगी तो उनके क्रॉप्स को इरिगेशन यानी पानी मिल पाएगा, अदरवाइज उनको वेट करना पड़ता था बरसात आने का, और अगर बरसात लेट हो जाती थी तो उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो इरिगेशन फैसिलिटी पुअर होने की वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी पुअर थी। नेक्स्ट क्या है, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स केमिकल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फार्मर्स अनएजुकेटेड होने की वजह से फर्टिलाइजर्स का कम यूज करते थे। उनके सोच के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर यूज करना लैंड के लिए ठीक नहीं था। वो अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके मैन्योर वगैरह का यूज करते थे, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो रही। तो ये 3 रीजन है हमारे प्रोडक्टिविटी लो होने के। नंबर 1 टेक्नोलॉजी, नंबर 2 इरिगेशन फैसिलिटी, नंबर 3 फर्टिलाइजर्स। अब हमारा 4th और लास्ट पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था उस वजह से एग्रीकल्चर पर क्या एडवर्स यानी बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए, अ पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। यानी हमारी इंडिया, हमारी कंट्री की जितनी भी हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड, हाईली इरिगेटेड यानी जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, और फर्टाइल लैंड जहाँ की लैंड फर्टाइल मीन्स उपजाऊ थी, वो सारी की सारी लैंड पार्टीशन के टाइम पर कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश। अब जो हमारा मोस्टली जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, वो एरिया जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता था, उसको सेल करके हमें काफी बेनिफिट होता था, वो सारा का सारा एरिया कहाँ चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में। अब वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से नहीं जाना जाता, अब वो किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में। तो जितना भी हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में चला गया। तो ये थे हमारे रीजन एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेग्नेशन के। हमने क्या क्या रीजन पढ़े, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हमने क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। कैश क्रॉप से ब्रिटिशर्स को ज्यादा बेनिफिट होता था, फार्मर्स को नहीं होता था, और फूड क्रॉप से फार्मर्स को बेनिफिट होता था, इसलिए ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो कैश क्रॉप ग्रो करें। थर्ड इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो हमारी प्रोडक्शन की मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती थी उसका लेवल काफी लो होता था। उसके 3 रीजन देखे हमने, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। लास्ट पॉइंट देखा एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, यानी जब पार्टीशन हुआ था उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ था कि जो हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड थी पाकिस्तान में चली गई, और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो सारा का सारा एरिया कहाँ चला गया, ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि क्या क्या रीजन है एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेग्नेशन के। उससे पहले हमने पढ़ा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था, और बिफोर कॉलोनियल रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर हमने अभी कवर कर लिया, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर और फर्दर मोर सेक्टर्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाली फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।